चार उल्लू और कवे। दाबचलिम बादशाह ने बैद व फिलसूफ से कहा कि मैंने इख्वान सफ़ा और उनके आपस के ताउन के बारे में सुना, और मुझे आप ये बता कि दुश्मन की मिसाल के जिसमें धोखा नहीं खाना चाहिए, अगरचे वो आजी और इंकिसारी और खुशामदी और चापलूसी का मुजाहरा ही क्यों ना करे। बैद व फिलसूफ ने कहा, अब शुरू करता है कहानी। जो शख्स इस दुश्मन से जो हमेशा दुश्मन ही रहता है, धोखा खाता है, उसे उन्हीं चीज़ों से दो चार होना पड़ता है जिस चीज़ से उल्लू कौवों की तरफ से दो चार हुए। बादशाह ने कहा, ये कैसे हुआ? तो बैरबा ने कहा कि ये वाक़या बयान किया जाता है कि किसी पहाड़ी इलाके में बड़ा दरख्त था और उसमें 1000 कौवों के घोंसले थे, और करीब ही एक गार था जिसमें 1000 उल्लू रहते थे, और दोनों के आपस में दोनों के सरदार भी थे। उल्लुओं का भी बादशाह था और कौवों का भी। कौवों के बादशाह से उल्लुओं की दुश्मनी थी। खुद कौवों और इनके बादशाहों को इनसे ऐसे ही दुश्मनी थी। उल्लुओं के बादशाह ने अपने लश्कर के साथ कौवों के घोंसलों पर हमला कर दिया। इनमें बहुत सारे कौवे कत्ल हो गए और बड़ी तादाद कैद कर ली गई। ये धावा रात के वक्त किया गया। सुबह कौवे अपने बादशाह के यहाँ इकट्ठे हुए और उनसे कहा कि रात उल्लुओं के बादशाह से जो जख्म हमें पहुंचे वो आप जानते ही होंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं जो याद न कत्ल हुआ हो, या जख्मी न हुआ हो, या उसके पार ना टूटे हों, या उसके पार उखड़ ही न गए हो, या उसकी दुम चाट ना हो गई हो। हमें इनकी जानिब से सबसे बड़ा नुकसान जो चीज़ दरपेश हुई वो उसकी जुर्रत और हिम्मत और उनका हमारे ठिकानों की इत्तला है। हम आपसे वाबस्ता हैं बादशाह सलामत, आप ही हमें इस बारे में राय दें। आप इस बारे में हमारे लिए और ख़ुद अपने लिए भी गौर खोज कीजिए। 5 कवि जो है वो उनके मसाहिब थे जिनसे वो मशवरे लेता था। आप कह सकते हैं कि उनकी कैबिनेट थे, उनके मुशीर थे। बादशाह ने 5 को बुलाया और बारी बारी उनसे पूछा। पहले से पूछा कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? जिसने कहा, मेरी राय ये वही है जो हमसे पहले उलमा ने कही है। क्या कही है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि सख्त दुश्मन के मुकाबले में भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। यानी उल्लू जो है वो ताकतवर है और हम कमज़ोर हैं, लिहाजा हमें उनका मुकाबला नहीं कर सकते, भाग देना चाहिए। दूसरे से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? तो वो कहने लगा कि मेरी राय यहाँ से निकल जाने की है, यानी वो भी कहते हैं कि यहाँ से हम चले जाएं। बादशाह ने कहा, मैं तुम दोनों की राय दुरुस्त नहीं समझता कि हम अपने वतन से कूच कर जाएं और अपने दुश्मन की जान से पहुँचने वाली पहली मुसीबत में हम अपने इलाके को खाली कर दें, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन हम अपनी ताकत मुश्तमिल करेंगे और अपने दुश्मन के लिए तबाही बचाएंगे, अपने और दुश्मन के दरमियान जंग की आग भड़काएंगे। धोखाधड़ी से वो हम पर चढ़ आएँ तो हम इनकी निगहदाश्त करेंगे और पूरी तैयारी के साथ इनके साथ भिड़ जाएंगे, बगैर किसी वापसी और बगैर किसी रुकावट के इनसे ज़बरदस्त किताल करेंगे। बादशाह ने जज्बा दिलाया, हमारे सारे बाजू दुश्मन के बाजुओं से भिड़ जाएंगे। हम अपने किलों से दुश्मनों का बचाव और दिफा करेंगे, कभी तो बुर्दबारी नरमी से और कभी तो सख्ती और शिद्दत से। जैसे लम्हात और मौक़े मशवराएंगे वैसा ही हम करेंगे और अपने दुश्मन को अपने से फेर देंगे। फिर बादशाह ने तीसरे से कहा कि तुम्हारी क्या राय है? वो उसने कहा कि मेरी भी इन दोनों की राय है, लेकिन हम जासूसों को भेजेंगे, खुफिया करिंदों को रवाना करेंगे। हम हमारे और दुश्मन के दरमियान अहवाल को मालूम करने के लिए हरावल दस्ता यानी मुकद्दमतुल जैश भी एक रवाना करेंगे। हम ये मालूम करेंगे कि वो हमसे सुलह चाहते हैं या हमसे उनका लड़ाई का इरादा है। अगर हमको उनमें माल की तमा और हिरस दिखाई दे तो हम इनको खिराज की अदायगी से इनकार नहीं करेंगे, जिसे हम हर साल अपनी जानों की हिफाजत के लिए अदा करेंगे, और हम अपनी सरजमीन में इत्मीनान और सुकून से रहेंगे। चूँकि बादशाहों का ये कहना है कि दुश्मन की ताकत ज़्यादा हो तो अपनी जानों और अपने मुल्क के लिए खौफ करें और माल को अपने मुल्क, बादशाह और रियाया के लिए ढाल बनाएं। बादशाह ने चौथे से कहा। तीसरे ने कहा कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जाकर उनसे अंदाज़ा लगाना चाहिए, अगर वो ताकत में ज़्यादा है तो फिर हमें सुलह कर लेनी चाहिए, और उनके बदले जो खिराज अगर हमसे लेना चाहें तो वो भी हमसे ले सकते हैं। बादशाह ने चौथे से कहा, उस मसलत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चौथा कहने लगा, मैं इस राय को दुरुस्त नहीं समझता, बल्कि हम अपने हमवतनों को छोड़ दें। अजनबियत, गुर्बत, तंगदस्ती, मईशत की ज़िंदगी गुजारेंगे हमारे लिए इससे बेहतर है कि अपने हस्ब व नस्ब को ज़ाय कर दें और इस दुश्मन के सामने जिससे मैं ज़्यादा बाइज़्ज़त और मोहतरम है सर नगू हूँ। चूँकि हम उन लोगों को मुसालत की पेशकश करेंगे भी तो वो हमसे इस पर बगैर ज़्यादती के राज़ी न होंगे। हुक्म अमसाल में यूँ कहा जाता है कि तुम अपने दुश्मन से उस कदर कुर्बत रखो जिससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सको, इससे बिल्कुल करीब तार हो जाओ और वो तुम पर जरी हो जाएगा, जिससे तुम्हारा लश्कर कमज़ोर पड़ जाएगा और तुमने अपने आप को ज़लील व हकीर समझने लगोगे। इसकी मिसाल इस लकड़ी की सी है जो धूप में गाड़ी गई हो, अगर तुम इसे थोड़ा झुकाओ तो उसका साया बढ़ जाए
اور اگر تم اس سے زیادہ جھکاؤ گے تو سایہ گھٹ جائے گا۔ ہمارا دشمن ہماری ذلت و پستی کے ہماری قربت نہیں چاہے گا، یہ ہماری رائے ہے، آپ جنگ و قتال بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے 5ویں سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم لڑنا چاہتے ہو یا صلح یا جلاوطنی کرنا چاہتے ہو؟ تو 5واں کہنے لگا رہی جنگ تو انسان کے لیے اس سے جنگ کرنے کی کوئی راہ نہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ یوں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اور دشمن کو نہیں جانتا اور اسے قتال کرتا ہے، جس قتال کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس شخص کو اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حالانکہ عقل مند دشمن کو چھوٹا نہیں سمجھتا، چونکہ جو شخص دشمن کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے دشمن سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے تو اردوؤں سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ہم ان سے قتال رکھتے ہیں تو میں ان سے پہلے بھی ڈرا کرتا تھا، چونکہ پختہ رائے شخص اپنے دشمن سے کسی حال میں بھی معمون نہیں رہتا۔ اگر میں وہ اس سے دوری پر ہوں تو اس کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اگر وہ اس کے قریب تار ہو تو اس کے جھپٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اکیلا ہو تو اس کو مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے معمون نہیں رہا جا سکتا۔ پختہ اور عقل مند شخص وہ ہے جو جنگ کو اس کے اخراجات کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، چونکہ جنگ کے علاوہ دیگر صورتوں میں مال اور قول و عمل کی توانائی اور خرچ آتا ہے، اور قتال میں جانوں اور جسموں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ علووں سے قتال آپ کی رائے نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بادشاہ سلامت جو شخص اس سے قتال کرتا ہے جس سے لڑنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر بادشاہ رازوں کا بھیدی وزراء کا چنیدہ لوگوں کی نگاہ میں روبدار اور ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، کچھ اور بھلائی بھی اسے عنایت کی گئی ہے اور اس سے چھین نہ لی جائے۔ بادشاہ سلامت آپ ایسے ہی ہیں، آپ نے مجھ سے ایک معاملے میں مشورہ طلب کیا ہے۔ اس سوال کے لیے میرے جواب کا بعض حصہ ظاہر و باہر ہے اور بعض حصہ راز کے قبیل سے ہے۔ رازوں کے بھی مراتب اور درجات ہوتے ہیں، بعض راز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بڑی جماعت شامل ہوتی ہے، بعض راز میں چند لوگ مشترک ہوتے ہیں، بعض راز صرف 2 آدمیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ میں اس راز کے رتبے کے اعتبار سے یوں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف 4 کان اور 2 زبانیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ فوراً وہاں سے اٹھا، اس کو سمجھ آ گئی بات، اور اسے تنہائی میں لے گیا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے اس سے بات پوچھی تو اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور انہوں کے درمیان دشمنی کی اصل شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کوے کی محض ایک بات کی وجہ سے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ تو وہ بتانے لگا، کوے نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر اولو نے حملہ کیوں کیا ہے۔ بادشاہ آپ ایسے مختلف مشورے آپ کو دینے والے ہیں، کوئی کہتا ہے بھاگ جاؤ، کوئی کہتا ہے حملہ کر دو، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں آپ کو اصل وجہ، پہلے لڑائی سے پہلے وجہ جان لینی بہت ضروری ہے۔